इटली में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दाखिल किया नामांकन। पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस और भाजपा के बीच हुआ गठबंधन। तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमडीके के बीच भी नहीं बनी सहमति। देश में अब तक 2,30,00,000 से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की डोज। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 20 लाख लोगों ने लगवाई वैक्सीन। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन की दी गई डोज। केंद्र ने राजस्थान में वैक्सीन की कमी होने के दावे को किया खारिज। और ब्रिटेन की सरकार ने कृषि कानून को बताया भारत का आंतरिक मुद्दा। कहा लोकतांत्रिक देश में सुरक्षा बलों को कानून और व्यवस्था लागू करने का है अधिकार। अमेरिका में कोविड मानदंडों में दी ढील। कहा टीका लगाए हुए लोग आपस में बिना मास्क के मिल सकते हैं, लेकिन घरों से बाहर निकलने पर लगाना होगा मास्क। यूएफा चैंपियंस लीग में आज अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में यूवेंट्स के सामने पोर्तो की चुनौती। तो बोर्सिया डॉर्टमुंड के खिलाफ सेवियो खेलेगी मोर्चा। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच उन्होंने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सबरूम में एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री कैलाशहर में ऊनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले NH 208 की आधारशिला भी रखी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के द्वारा विकसित राजमार्गों और अन्य जिला सड़कों का भी उद्घाटन उन्होंने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 40,978 घरों का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुराने मोटर स्टैंड में मल्टी लेवल कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के विकास के लिए आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिचुबागन से हवाई अड्डे तक 2 लेन से लेकर 4 लेन तक की मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के काम का भी शिलान्यास किया। इस पूरे रीजन को पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्रिपुरा का विकास सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 3 सालों में त्रिपुरा की कनेक्टिविटी संरचना में लगातार सुधार हुआ है। चाहे वो हवाई अड्डे का काम हो, रेल लिंक हो या समुद्र के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ना हो, काम तेज गति से हो रहा है। फेनी ब्रिज के खुलने के साथ अगरतला भारत का पहला शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के करीब होगा। त्रिपुरा में पक्के मकानों में से लगभग 80,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। ये उन 6 राज्यों में से एक है जहां घर बनाने में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी
हीरा मॉडल का ही हिस्सा है, बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अगरतला जैसे शहर में आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनने का सामर्थ्य है। अगरतला जैसे शहरों में आत्मनिर्भर भारत के नए सेंटर्स बनने का सामर्थ्य है। आज अगरतला को बेहतर शहर बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। नया बना इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शहर की व्यवस्थाओं को एक जगह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल करने में मदद करेगा। और त्रिपुरा के ब्रू शरणार्थियों की समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों बाद इस समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रू साथियों को दिए गए 600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से उनके जीवन में काफी बदलाव आएगा। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे सभी साथियों और ब्रू शरणार्थियों को सरकार के ऐसे अनेक कदमों से लाभ मिल रहा है। त्रिपुरा के ब्रू शरणार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए दशकों बाद समाधान ही सरकार के प्रयासों से मिला। हजारों ब्रू साथियों के विकास के लिए दिए गए 600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार आने के बाद पिछले 3 साल से बदलाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान त्रिपुरा में किसानों से एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हुई है। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और करप्शन के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जहां किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक मुश्किलें उठानी पड़ती थी, वहीं पहली बार त्रिपुरा में किसानों से एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु के उद्घाटन के मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच का 1.9 किलोमीटर लंबा सेतु दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए जीवन रेखा का काम करेगा। Bridge is very important to the business community of India's northeast region for using the Chattogram seaport. 10 years later, today, the bridge is a reality. This bridge will be a trading lifeline for the northeast of India. As you all know, Bangladesh has already allowed the use of Chattogram and Mongla ports for the movement of goods to and from India. Now, with the opening of the Feni Bridge, movement of goods between West Bengal and the landlocked Indian northeastern states can take place through Bangladesh. और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि दोनों देशों के बीच की सीमा में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। इस सेतु के बन जाने से न केवल भारत बल्कि नेपाल और भूटान के साथ भी व्यापार करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की व्याख्याओं के साथ पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डॉक्टर कर्ण सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृति की कई दुर्लभ व्याख्याएं भाष्य मूल हस्तलिखित रूप में हैं। सामान्य तौर पर श्रीमद् भगवद गीता को एकल व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने का प्रचलन है।
पहली बार प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों की प्रमुख व्याख्याओं को श्रीमद् भगवद गीता की व्यापक और तुलनात्मक समझ प्राप्त करने के लिए एक साथ लाया जा रहा है। धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पांडुलिपि असाधारण विविधता और भारतीय सुलेख की सूक्ष्मता के साथ तैयार की गई है, जिसमें शंकर भाष्य से लेकर भाषानुवाद तक को शामिल किया गया है। डॉक्टर कर्ण सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ट्रस्टी हैं। बात संसद की कार्रवाई की कर लेते हैं। राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लगातार चर्चा की मांग नियम 267 के अंतर्गत कराए जाने के चलते सदन का कामकाज प्रभावित हुआ और उपसभापति को सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे दोबारा सदन शुरू होने के बाद विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही को 2 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के सांसद महंगाई के मुद्दे को लेकर सदन की वेल में आ गए, जबकि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सांसद अपने स्थान से खड़े होकर महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि सभापति के द्वारा नियम 267 के अंतर्गत महंगाई पर चर्चा न कराए जाने के रूलिंग के बाद इस तरीके से सदन को बाधित करना उचित नहीं है और सदन को चलने दिया जाना चाहिए। लोकसभा में भी विपक्ष के पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर किए गए हंगामे के बाद कार्यवाही को दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लगातार दूसरे दिन बढ़ती कीमतों को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित रही। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार संसद में विपक्ष के साथ हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। मुझे आश्चर्य होता है विपक्ष का कि एक तरफ वो मांग कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में सांसदों को जाना है, इसलिए संसद का सत्र छोटा करो, और फिर संसद सत्र चलने भी नहीं दे रहे। ये बड़ी विडंबना है। और सरकार ने हमेशा कहा है सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है विपक्ष को भी विजडम विल प्रिवेल, लेकिन देखेंगे दूसरा दिन आज अगर खराब हो रहा है तो अच्छा नहीं है। और संसद की आज की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, सबसे पहले तो बताइए, ये नियम 267 के अंतर्गत जो चर्चा कराए जाने की मांग की गई थी, उसके बाद विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, और सरकार का एक तरफ करना है कि वो हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। तो किस तरह से ये चल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ेगा सदन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बाधित ज्यादा हो रहा है ये। ऋषि, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? जी निखिल जी। ऋषि, हम जानना चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी विपक्ष के इस रवैये के बाद, जबकि सरकार साफ तौर पर कह रही है कि किसी भी विषय पर वो चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, जहाँ तक 2 दिनों के इस बजट सत्र के दूसरे भाग की बात करें तो दोनों दिनों में हमने देखा है कि दोनों ही सदनों में जो गतिरोध है वो अनवरत जारी है। पहले भी दिन हमने देखा था, तमाम कोशिशें हुई, चाहे वो प्रश्नकाल को चलाने की हो या शून्यकाल चलाने की हो या किसी बिल को आगे बढ़ाकर उस पर चर्चा कराने की। ये सभी बातें प्रयास तो की गई लेकिन सफल नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो दाम है उस पर एक पर्टिकुलर नियम 267 के तहत चर्चा करने की बात कर रहा है, जबकि चेयरमैन इस पर कह चुके हैं कि इस पर चर्चा आप अलग से नहीं कर सकते, क्योंकि बजट सत्र का ये जो भाग है छोटा भाग है, इसमें चर्चाएं ज़्यादा होनी है, अलग अलग मंत्रालयों के तहत अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होनी है। तो जो जिस मंत्रालय के तहत विषय आता है उस पर आप विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विपक्ष के रवैये की वजह से गतिरोध बना हुआ है। जहाँ तक गतिरोध को रोकने की बात, उसको तोड़ने की बात है, तो आज एक बार फिर से प्रयास हुआ था राज्यसभा में, खासतौर से जो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनको बोलने का अवसर दिया गया। उन्होंने अपनी बात भी रखी और उसके बाद लगा कि शायद सभा की कार्यवाही आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखने के बाद फिर से जो कांग्रेसी सदस्य हैं वो वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। तो कुल मिलाकर विपक्ष की जो मंशा है वो गतिरोध को बनाए रखने की है
लेकिन अब जबकि ये तय होता जा रहा है कि ये सत्र छोटा भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में अब ये विपक्ष के ऊपर भी दबाव बनना शुरू हो जाएगा कि वो कितना समय और ज़ाया करें, क्योंकि अगर समय कम बचेगा तो जो बजटीय प्रावधान के तहत जो चर्चाएं होनी हैं, अनुपूरक मांगों पर चर्चाएं होनी हैं, उसको लेकर समय कम बचेगा। वैसी स्थिति में हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है उसकी जिम्मेदारी फिर विपक्ष के ऊपर आएगी। देखना होगा कि कल क्या स्थिति बनती है, क्योंकि आज जो स्थिति बनी उसमें सुधार होने की गुंजाइश दिखाई दी, लेकिन अंततः असफलता हाथ लगी। कल के समय और देखना होगा, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या प्रयास होते हैं, क्या फ्लोर मैनेजमेंट होता है, क्या जो सत्ता पक्ष की ट्रेजरी बेंचेस की ओर से बातें होती हैं, क्या इस नियम के तहत चर्चा न करा के सामान्य चर्चा कराई जा सकती है, क्या सदन की समाप्ति से पहले इसको किया जा सकता है। इस तरीके से तमाम बिंदु हैं जिन पर कि कल अगर कोई बात बनती है नेगोशिएशंस की तो वो हो सकती है। जी नियम 267 के अंतर्गत जो चर्चा कराई जाएगी, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, इसके क्या प्रावधान है और जो सामान्य चर्चा जिसका आपने जिक्र किया उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अलग अलग नियमों के तहत चर्चा कराई जानी है। ये प्रोसीजरल पॉइंट होते हैं जो कि विपक्ष स्कोर करना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग नियमों के तहत चर्चा होती है। 184 के तहत चर्चा होती है, 167, 267 के तहत चर्चा होती है। अलग अलग नियमों के तहत चर्चाओं में सरकार के ऊपर ये दबाव होता है कि वो किन किन चीज़ों के जवाब दे सकता है, क्या क्लैरिफिकेशन भी दिए जा सकते हैं, क्या जब सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए और चीज़ें स्पष्ट की जा सकती हैं। और एक सांकेतिक रूप से कई बार कोशिश होती है कि वॉइस ऑफ द वोट यानी कि सेंस ऑफ द हाउस भी कई बार ले लिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग नियमों के तहत चर्चाएं होती हैं, जिसमें जो मोटिव है विपक्ष का वो अपने मुद्दे से ज़्यादा अपनी बात को मनवाने का ज़्यादा रहता है। इस वजह से ये गतिरोध भी ज़्यादा दिखाई देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कल से ये गतिरोध टूटेगा, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का भी काम करेगा, विपक्ष को भी चीज़ें समझ में आएंगी और सदन सुचारू रूप से चल सकेगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लोकसभा में जोरदार हमला बोला। अपने पुडुचेरी दौरे के समय राहुल गांधी ने मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की थी। गिरिराज सिंह ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले ही एक मत्स्य विभाग बना रखा है, लेकिन राहुल गांधी इससे अनजान है। दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के 2 फरवरी को सदन में मत्स्य विभाग के संबंध में पूछे गए सवाल का हवाला देते हुए कहा कि उनके सवाल में अज्ञानता नहीं बल्कि सिर्फ सियासत झलकती है। 2 तारीख को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल किया जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने आज लोकसभा में जमकर हमला बोला है। आइए हम उनसे बात करते हैं। गिरिराज सिंह जी, आपने कहा कि राहुल गांधी को स्कूल चले जाना चाहिए। देखिए, मैं स्कूल भेजना या मैं उनके अज्ञानता पर विषय नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार में पैदा लिया हूँ, एक राजघराने बड़े परिवार में पैदा। लेकिन मुझे आश्चर्य है, क्या जिस व्यक्ति को देश के मछुआरों के लिए, देश के फिश फार्मर के लिए ये मंत्रालय है, उन्हें पता नहीं कि भारत में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय है, फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय है, फिश फार्मर के लिए ये एक अलग मंत्रालय फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरी 2019 में बना। इसके पहले मोदी जी 2019 के पहले ये एग्रीकल्चर का पार्ट था, एग्रीकल्चर में ही समाहित था। उन्होंने एग्रीकल्चर से निकाला और लाइव एनिमल हस्बेंड्री डेयरी को एक विभाग और फिशरी को एक विभाग किया। 2019 में वो मुझे एक अलग मंत्रालय बनाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला मंत्री बना। लेकिन तकलीफ तब हुई जब पुडुचेरी में राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं एक अलग मंत्रालय मछुआरों के लिए बनाऊंगा। 2 फरवरी का ये प्रश्न पत्र रख रहा हूँ। 2 फरवरी को उनके यहाँ से प्रश्न आया जो लोकसभा के पटल पर रखा हुआ है, फिशरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल जी से, मैं ये भी
सभा अध्यक्ष से प्रश्न खड़ा करूंगा, संवैधानिक प्रश्न कि सभा अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्या राहुल गांधी का जो प्रश्न आता है उनको नहीं मालूम, उनके हस्ताक्षर सही नहीं होते? यानी 70 साल में 100 लाख और 10 साल में 120 लाख। तो ये थे गिरिराज सिंह जी। इनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित सवाल है और ऐसे वक्तव्य देने से पहले उन्हें थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए। कैमरामैन जया के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज़, संसद भवन। और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के पक्ष में खड़े होने पर विपक्ष पर जमकर हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां आतंकियों के पक्ष में खड़ी हुई और पुलिस की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गईं और दिल्ली के अंतर्गत एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें पूरे पुलिस के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना को एक प्रकार से संदेह में डालने की कोशिश की गई थी। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। देयर वॉज ए कॉन्शियस, deliberate and consistent attempt to cast serious doubt over the authenticity of this Batla House incident, designed to weaken the morale of the Delhi police and give clear support to terrorists and their design. Why? For pure vote bank politics. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज ने नेशनल इश्यू बनाया था। क्या वोट के लिए आतंकवाद की लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? और खबर असम से, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें दिन ब दिन नजदीक आती जा रही हैं और सियासत वहां गर्म हो रही है। पार्टियों ने चुनावी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माजुली में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने माजुली जिला रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस सीट से पिछली बार 18,000 से अधिक मतों से सर्बानंद सोनोवाल जीते थे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में पश्चिम बंगाल के 30 और असम के 47 निर्वाचन क्षेत्रों में इसी महीने की 27 तारीख को चुनाव होगा। इनमें पूर्वी मेदिनीपुर की 7, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6, पुरुलिया की 9, झारग्राम की 4 और बांकुरा की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। आज प्रदेश के कई बड़े नेता अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इन 30 सीटों के लिए चुनाव के लिए 10,288 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का निर्णय लिया है। नामांकन के बाद 10 मार्च तक स्क्रूटनी की जा सकेगी। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 मार्च है। और बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के विधानसभा मतदान से पहले एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल डीएमडीके ने खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजयकांत की पार्टी देसिया मुरुगपुक्कु द्रविड़ कड़गम ने
बयान जारी कर बताया कि 3 दौर की वार्ता के बाद भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है, इसलिए वे फिलहाल गठबंधन से अलग हो रहे हैं। और हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस पूरी खबर पर हमारे साथ में मौजूद हैं। अभिषेक, किस तरह से देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? डीएमडीके ने एक बार फिर जिसको कहना चाहिए कि उनके साथ में 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सीटों पर जो एक सहमति बनती है वो नहीं बन सकी है। और क्या इसके अलावा भी और कोई वजह रही है? अभिषेक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। गठजोड़ में ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी डीएमडीके का अनुमान था कि उसे इस गठजोड़ में ज्यादा सीटें मिल सकती है, लेकिन उसे उतनी ज्यादा अपेक्षित सीटें नहीं मिल पाई हैं। कहा जा रहा था कि डीएमडीके ने करीब करीब 2 दर्जन सीटों की डिमांड की थी इस पूरे अलायंस में, जो उसे नहीं मिल पाया। तो अब बदली परिस्थितियों में एआईएडीएमके और बीजेपी के साथ रामदास की पार्टी है जो इस अलायंस का एक मजबूत घटक होगा। फिलहाल ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा कि डीएमडीके अब अगर एआईडीएमके के अलायंस में शामिल नहीं है तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर वो डीएमके के तरफ जाएंगे। लेकिन डीएमके की बात करें तो वहां पर सीट शेयरिंग का फैसला काफी ज्यादा हो चुका है। बहुत संभव है कि आज या कल में मतलब जो बची खुची सीटें हैं डीएमके की वो भी वो अलॉट कर दें अपने अपने जो रिस्पेक्टिव छोटे छोटे काउंटर पार्ट्स हैं उनको। तो ऐसे में डीएमडीके जो एक मजबूत छोटी सी सही लेकिन एक इंपैक्टफुल पार्टी मानी जा रही थी एआईडीएम की लेड अलायंस में, वहां पर एक आप कहें तो बिखराव जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल थोड़ा सा अगर कैप्टन विजयकांत के बारे में जानने की कोशिश करें तो 2011 में इन्होंने करीब 7% के आसपास वोट लिए थे इस इलेक्शन में, लेकिन 2016 के इलेक्शन में इन्हें 3% से भी कम वोट का फायदा हुआ था इस स्टेट असेंबली इलेक्शन में। तो और कोई सीटें भी उनके पास नहीं थी। तो ऐसे में इस बार के चुनाव में वो सीटों का तो कहना मुश्किल होगा कि कितनी सीटें वो ले पाते, लेकिन एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोटर्स जरूर है जो विजयकांत के साथ खड़े हैं। और अगर वो एआईडीएमके के साथ होते तो उसकी जो ओवरऑल सीट जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ सकता था, और जहां पर छोटे चंक से एआईडीएमके की सीटों का फैसला होना होगा वहां पर भी वो इंपैक्ट दे सकता था। जी अभिषेक, एआईएडीएमके और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है कि क्या वो इसको एक सेटबैक की तरह से देखते हैं या फिर उनके लिए वो ये समझते हैं कि जो डीएमडीके की को जितनी सीटें दी जानी चाहिए उससे ज़्यादा सीटें वो नहीं देंगे, भले ही वो गठबंधन से बाहर चले जाए, जैसा कि दिख रहा है? देखिए, जो एआईडीएमके का था, जो उनका स्टैंड रहा है वो क्लियरली ये स्टैंड था कि आपकी सीटें 2016 में कम हुई हैं, आप 3% से भी आपको नीचे सीटें मिली हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी पिछले चुनाव में यहाँ पर करीब 3% से कम सीटें ही 3% से कम वोट ही मिले थे। तो ऐसे में करीब बीजेपी को जब 20 की आसपास सीटें मिली हैं तो आपको ज्यादा सीटें जो करीब ऐसा माना जा रहा है कि करीब 2 दर्जन सीटों की डिमांड थी डीके की तरफ से, तो उन्हें वो सीटें रैशनली वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो काफी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कैप्टन विजयकांत की पार्टी शायद इस धड़े से अलग हो सकती है, और आखिर में आज यही हुआ जब खुद विजयकांत ने इस बात को ट्विटर पर ऐलान किया कि वो इस पूरी प्रक्रिया में सहमत नहीं हो पाए हैं कि उन्हें जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उन्हें उतनी सीटें नहीं मिल पा रही हैं, और ऐसे में इस गठबंधन के साथ जुड़े रहना वो संभव नहीं हो पाएगा। 3-4 दौर की बातचीत हुई है जिसके बावजूद अब ये नहीं अगर तय हो पाया है, तो अब बचे खुचे वक्त में जब असेंबली इलेक्शन में मुश्किल से अब करीब 28 दिनों का वक्त बचा है, ऐसे में कोई नई नेगोशिएशन होने की संभावना उन्हें दिखी नहीं और उन्होंने अपना रास्ता एआईडीएमके गठबंधन से अलग कर लिया। डीएमडीके के लिए कितना बड़ा सेटबैक आप देखते हैं? वो शायद मिलकर लड़ते, जैसे आपने बताया कि 2011 के चुनाव में 7% वोट मिले थे, फिर 3% तक वो आ गए, अब वो फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए भी ये सेटबैक है? देखिए, उनके लिए भी एक सेटबैक है क्योंकि जो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे, अगर वो 14 सीटों की बात ऐसी मानी जा रही है कि 14 सीटें उन्हें अलॉट हो सकती थी, अगर शायद वो एक गठबंधन के रूप में जुड़े होते तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ सीट्स उनकी ज्यादा बढ़ सकती थी। अभी अगर वो एआईडीएमके के साथ नहीं लड़ेंगे तो चूंकि वो एआईडीएमके के साथ एसोसिएटेड रहे पिछले सालों में, तो निश्चित रूप से अब जो डेंट होगा वो एआईडीएमके के वोट बैंक में ही होगा। तो जहां एआईडीएमके और बीजेपी के गठबंधन में भी इस बात को लेकर चिंता होगी, वहीं विजयकांत को भी अब अपनी नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अब वो किस तरीके से आगे बढ़ें। कमल हसन की एक पार्टी है जो कि थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है। डीएमके में अब क्या उनके लिए कोई स्कोप बचा रहेगा कि डीएमके और स्टालिन उनके जो डिमांड्स हैं या उनकी जो सीट्स हैं वो उनको अलाउ करेंगी, क्योंकि कुछ तो परसेंटेज ऑफ वोट जरूर है जो कि विजयकांत के पास हैं, लेकिन वो इस बात को भी जानते
है कि वो खुद अपने दम पे जो वोटर परसेंटेज है उसको सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्हें किसी बड़ी पार्टी का भी सहारा चाहिए, जहां पर उनके जो छोटे जो फैन बेस है, चाहे उनका जो पॉपुलैरिटी है, वो बड़ी पार्टी को कंट्रीब्यूट करे और बड़ी पार्टी का जो वोट बैंक है वो उनको कंट्रीब्यूट करके एक संतुलन बना रहे, जहां विजयकांत की भी सीटें हो और उनके जो फैंस है वो बड़ी पार्टी को छोटे छोटे कन्वर्जन को सीट में कन्वर्ट करें। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और सीधे रुख करेंगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हेलो, आ जाओ ना। देहरादून से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देहरादून से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और वो प्रेस के सामने मुखातिब हुए हैं, थोड़ी देर में अपनी बात कहना शुरू करेंगे। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई लिहाज से। पत्रकार मित्रों, सबको नमस्कार। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूँ कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। ये एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे।
मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए, आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। तो बेहद एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। आपने सुना मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लगभग 4 वर्षों तक, 9 दिन कम रहे, 4 वर्षों तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई। उन्होंने इसके लिए बीजेपी का, केंद्रीय नेतृत्व का बार बार धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से मैं यहाँ पर सीएम रहा हूँ और ये उनका परम सौभाग्य है और ये स्वर्णिम अवसर देने के लिए वो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का, पार्टी का, सबका धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी और को अब ये मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल से मिलकर आए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जल्द हो सकता है दूसरे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। पार्टी ने 4 वर्षों तक सेवा करने का मौका दिया, ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। और उन्होंने कहा कि 4 वर्षों तक राज्य के विकास के लिए काम किए। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए नई नई योजनाएं वो लेकर के लिए आए। महिलाओं की पैतृक संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी दिलाई। उनसे जो कुछ बन पड़ा और पिछले 4 वर्षों में उन्होंने लगातार अनवरत काम किया और पार्टी में सामूहिक फैसले लेने की परंपरा रही है। सामूहिक फैसले लेने की परंपरा रही है और उस फैसले के तहत पार्टी उन्हें जो भी कार्य सौंपेगी वो उसको करेंगे। फिलहाल जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा उसको भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी बताया कि कल 10 बजे पार्टी के मुख्यालय पर पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक चौंकाने वाला फैसला कहा जाए, अभी तक शायद इस बारे में कोई एहसास नहीं था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है उत्तराखंड में। किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को और क्या वजह बनी है इसकी, क्या समझते हैं आप? निखिल, पिछले 2-3 दिनों से ये संकेत स्पष्ट तौर पर मिलने लगे थे कि उत्तराखंड के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। और जब ऐसे में जब पार्टी को ये फीडबैक आया कि दरअसल वहाँ पर तमाम विधायक ये चाहते हैं कि एक बदलाव हो, और हम जानते हैं कि दिल्ली में एक बैठक हुई थी और दिल्ली बुलाया गया था, तलब किया गया था जिन्होंने इस्तीफा दिया है, हमारे जो निवर्तमान उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने त्यागपत्र दिया और दिल्ली उन्हें उससे पहले बुलाया गया था। और यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात हुई और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई और उससे पहले ऑब्जर्वर की टीम भेजी गई थी उत्तराखंड, दुष्यंत सिंह गौतम और रमन सिंह, उन्होंने भी फीडबैक दिया था। और उसके बाद ये संकेत मिले थे कि अब उत्तराखंड का नया चेहरा होगा सीएम पद पर, लेकिन ये कब होगा, उसकी समय क्या होगी, इसको लेकर थोड़ी एक पसोपेश की स्थिति थी कि क्या ये आज ही त्यागपत्र होगा। ये थोड़ा सा संशय जरूर था दोपहर तक, लेकिन जब ये खबर आई कि राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तब ये तकरीबन साफ हो गया कि वो त्यागपत्र देने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि 4 साल में 9 दिन सिर्फ शेष रह गए थे उत्तराखंड के सीएम के तौर पर, और अब कल विधायक दल की बैठक है और इस विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर दुष्यंत गौतम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह रवाना होने वाले हैं जो देहरादून पहुंचेंगे और वहां पर उनकी मौजूदगी में कल पर्यवेक्षक विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में, और उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान होगा। हम जानते हैं कि कई नाम चर्चा में है उत्तराखंड को लेकर, अब देखना होगा कि अंतिम तौर पर किसके नाम पर मोहर लगती है। चूंकि कल से देखें तो लगातार इस बात की चर्चा हो रही है
कि फ्रंट रनर कौन होगा, धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम अन्य जो उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं बीजेपी से, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में अंतिम तौर पर विधायकों की जो बैठक होगी, चूंकि बीजेपी की एक परंपरा रही है और बीजेपी में विधायक के बीच एक सर्वसम्मति से फैसला होता है, जब पार्टी के विचार विमर्श के बाद पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, तो कल औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का। लेकिन जो एक लगातार उत्तराखंड को लेकर उठापटक की जो खबरें आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ था और जानते हैं कि दिल्ली तलब किया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और वहीं से ये संकेत मिल गए थे कि उत्तराखंड में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। दिलचस्प बात यह है निखिल कि उत्तराखंड का जब से गठन हुआ है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री 5 साल रहने का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ एनडी तिवारी के नाम है। तमाम मुख्यमंत्री हुए, लेकिन देखें तो उन्हें बीच में ही राज्य को नया मुख्यमंत्री मिला। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, जब 4 वर्ष सरकार के पूरे हो रहे थे, जिसका जिक्र भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया और कहा कि उन्हें सौभाग्य मिला पार्टी की तरफ से जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई उत्तराखंड का सेवा करने का, और उनकी जिम्मेदारी यही तक थी और उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो कल एक तरह से कहें स्थिति साफ हो जाएगी पूरी तरह से और औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा राज्य के नए मुख्यमंत्री का। निखिल, बिल्कुल औपचारिक ऐलान हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री का। आपने कहा कि एनडी तिवारी के अलावा किसी को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ राज्य के गठन के बाद से जो 5 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रह सके। क्या वजह रही आपको लगता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बदलाव की? क्या कार्यशैली में कोई कमी थी या विधायकों में जो कोई असंतोष था? क्या प्रमुख वजह रही है जो ये बदलाव किया जा रहा है? देखिए, पार्टी ने ये संकेत दिए थे कि जहां तक उनकी कार्यशैली या उनके अगुवाई में राज्य के विकास का सवाल है, उत्तराखंड में विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाया गया है और उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पार्टी के अंदर खाने ये महसूस किया गया और विधायकों की राय के बाद ये भी सामने आया कि दरअसल राज्य में नए नेतृत्व की जरूरत है। तो ऐसे में उत्तराखंड के सीएम नए चेहरे के नाम पर एक मंथन हुआ है और कल उसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि जहां तक उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में त्रिवेंद्र सिंह रावत में तमाम विकास योजनाओं को आगे ले जाने का सवाल है, उत्तराखंड विकास के नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और तमाम सारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार ने जो अपनी योजनाएं शुरू की थी उसको तेजी से आगे बढ़ाया गया और अगला मुख्यमंत्री उसको और आगे ले जाने का काम करेगा। लेकिन कई बार राजनीतिक स्थितियां ऐसी होती हैं जब दरअसल फैसला लेना पड़ता है और विधायकों की राय और पार्टी की राय में एक सामंजस्य बिठा के और एक सहमति बनाकर एक आगे फैसला लिया जाता है। और यही वजह है कि कल विधायक की बैठक में औपचारिक तौर पर नया नेता चुना जाने के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप नया चेहरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर एक ऐसा फीडबैक जरूर आया था अंदरूनी की राज्य में अब एक नए चेहरे की मुख्यमंत्री पद पर जरूरत है और उसके बाद ये फैसला लिया गया। और बिल्कुल, जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वयं कहा कि पार्टी में निर्णय सामूहिक होता है और ये सामूहिक निर्णय लिया गया है, उनको इस जिम्मेदारी से फिलहाल मुक्त किया गया है। कल 10 बजे जब पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें जैसा कि आपने बताया कि दुष्यंत गौतम और रमन सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे और राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकेगा, जो विधानमंडल दल का नया नेता चुना जाएगा और उसके बाद से ये देखने की बात होगी कि किसको ये अवसर मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूछे गए सवालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के सामने अप्रासंगिक मुद्दे रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिनराई विजयन को अमित शाह द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने चाहिए। अमित शाह ने सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्न सुरेश के साथ मुख्यमंत्री के संबंधों के बारे में प्रश्न पूछा था। होम मिनिस्टर अमित शाह जी had day before yesterday in Trivandrum asked 8 questions to the Chief Minister of Kerala. Chief Minister of Kerala, instead of responding to those questions, he is trying to duck those questions and put some irrelevant issues before the public. So this is hoodwinking the public. This is running away from the facts. He should first of all say, respond to the questions asked by Honorable Home Minister Amit Shah ji regarding his relationship with Swapna Suresh, the prime accused in the gold smuggling case. Kerala CM and the communists in general have a habit of parroting lies. First issue a lie, then tell it 900 times, 1000 times. They feel that people will believe that.
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के आज़ादी के 75 साल 15 अगस्त 2021 से 2022 तक चलेगा, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। इसको लेकर पीएम मोदी ने बैठक की और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। सभी राज्यों को कहा गया है कि कार्यक्रम तैयार करें। पहला कार्यक्रम 12 मार्च को होगा। 75 वर्ष पूरे होने पर 75 कार्यक्रम होंगे और इसकी शुरुआत 12 मार्च से ही हो रही है। पीएम खुद साबरमती आश्रम में रहेंगे। देश में माहौल बनेगा कि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं और इसको एक जश्न की बात है। आने वाले 25 सालों के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर के भी एक रोड मैप बनाया जाएगा। देश के आज़ादी के 75 साल 15 अगस्त 2022 से 2021 से 2022 तक चलेगा, तो लगभग 2.5 साल आने वाले। देश में यह आज़ादी का 75 साल मनाए जाएंगे। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने देश के सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की और बैठक में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। मुझे खुशी है कि जैसे पहला कार्यक्रम 12 मार्च को दांडी यात्रा के दिन होगा और वो 75 जगह अलग अलग किस्मों में होगा, तो सभी राज्य सरकारों को कहा गया था कि आपके यहाँ के ऐसे जगह और स्थान निश्चित करें और लगभग सभी राज्यों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, रुचि ली है और 75 कार्यक्रम उस दिन होंगे। प्रधानमंत्री खुद दांडी साबरमती आश्रम में रहेंगे, लेकिन बाकी भी जगह से ये 75 कार्यक्रम होंगे और देश में एक माहौल बनेगा कि आज़ादी के 75 साल है, तो ये साल देखने का है कि कैसे आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद कितनी तरक्की हुई और आने वाले 25 साल के लिए क्या संकल्प करना है। ये सब चिंतन ये पूरे 2 साल 2.5 साल के अंतराल में होता रहेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। इसकी शुरुआत 12 मार्च को हो रही है। और देश में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई गई है, जो एक दिन में सबसे ज्यादा दी गई वैक्सीन का आंकड़ा है। देश में अब तक 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब तक कुल 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई है। इसमें 70,75,010 हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं जिन्हें पहली खुराक दी गई है और 37,12,478 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्हें दूसरी खुराक दी गई है वैक्सीन की। वहीं 67,52,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 3,25,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी गई है। 7 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं जो 45 साल से अधिक उम्र के हैं और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के 43,74,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,08,99,394 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.93% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.40% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 16,596 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 2,30,08,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और दिल में अगर जज्बा हो तो उम्र आड़े नहीं आती। कुछ ऐसी ही कहानी 104 साल की बुजुर्ग तुलसीदास चावला की है। तुलसीदास देश के सबसे उम्र दराज लोगों में से एक हैं जिन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं उन्हें वैक्सीन लेने के लिए बिना देरी आगे जरूर आना चाहिए। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तुलसीराम को कोविशील्ड की पहली डोज दी गई। उन्होंने किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। पटेल नगर निवासी तुलसीदास 1975 में इंडियन फॉरेन सर्विसेज से सेवानिवृत्त हुए थे। जॉब के दौरान वो अमेरिका, नीदरलैंड, पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे देशों में रहे। सबसे खास है कि उम्र के इस पड़ाव में भी बिना किसी बीमारी के चावला स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो दूरदर्शन की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। And it was so nice
every department was taking care. So I will advise it is better to have injection so that you are free from any problem. तो तुलसीदास चावला हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है, ऐसे लोगों के लिए भी मिसाल है जिनको लगता है कि वैक्सीन में उनको कोई शंका समाधान की ज़रूरत होती है। वो देख लें कि किस तरह से 104 वर्षीय बुजुर्ग सामने आए हैं और उन्होंने न सिर्फ वैक्सीन लगाई है बल्कि लोगों के लिए भी आह्वान किया है कि सभी सामने आए और वैक्सीन लगवाएं। और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्फूर्ति क्लस्टर के कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में गांवों में उपयोग को बढ़ाने के लिए मंथन होगा। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने स्फूर्ति क्लस्टर के कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्फूर्ति के कार्यों को तकनीक से जोड़ें और डिजिटलाइज करें। हर गांव में खादी ग्रामोद्योग का सेंटर बने, देश में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही निर्यात को बढ़ाने का भी लक्ष्य हो। डिजिटल एप्लीकेशन मांगी जाए, बैंक एप्लीकेशन की निगरानी रखी जाए। 3 महीने में आवेदक लाभार्थी को योजना का लाभ मिलना शुरू हो। एक ही समय सब जगह डिजिटलाइज एप्लीकेशन मांगो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर के पास मांग रही है, आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई उसके पास मांग रहे हैं, या स्टेट में कहीं करना है और कई सेंटर, एक ही जगह तीनों जगह वो एप्लीकेशन करे और उसके साथ कंडीशन होगी कि इतने इतने कागज के साथ ही वो अप्लाई करे, तब वो कंप्लीट एप्लीकेशन समझी जाएगी। तो एक समय उसका प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी होगा और सेंट्रल लेवल पे। 1 महीने के अंदर प्रोसेसिंग करके अगर आपने ऊपर नहीं भेजा तो डीम टू अप्रूव। उन्होंने कहा कि गांव में गरीबी के निवारण के लिए रोजगार का सृजन करना है। 11 करोड़ जॉब इस समय एमएसएमई के जरिए दिए गए हैं। गांव के विकास के लिए स्फूर्ति ने काम किया है। हमारा टर्नओवर जो विलेज इंडस्ट्री का और खादी ग्रामोद्योग का मिलकर 88,000 करोड़ है, वो 5 लाख करोड़ करना है। अब 5 लाख करोड़ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को इनकम देने के लिए कर रहा हूं। जब 88 लाख करोड़ अगर जब टर्नओवर होगा तो अगर हमने समझ लीजिए कि उसके कारण हमने 3 करोड़ लोगों को जॉब दिया है, तो जब 5 लाख करोड़ होगा तो कम से कम 10 से 12 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हमें देश में रोजगार क्रिएट करने के लिए लोगों को इनकरेज करना है। गौरतलब है कि इस योजना का मकसद सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों के विकास के लिए खासकर 115 महत्वाकांक्षी जिलों के गांवों के जीवन को बदलने के लिए लक्षित किया गया है। वर्तमान में 394 क्लस्टर हैं और आगे 5000 क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की व्याख्याओं के साथ पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डॉक्टर कर्ण सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत की कई दुर्लभ व्याख्याएं भाष्य मूल हस्तलिखित रूप में हैं। सामान्य तौर पर श्रीमद् भगवद गीता को एकल व्याख्या के रूप के साथ प्रस्तुत करने का प्रचलन है। पहली बार प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों की प्रमुख व्याख्याओं को श्रीमद् भगवद गीता की व्यापक और तुलनात्मक समझ प्राप्त करने के लिए एक साथ लाया जा रहा है। धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पांडुलिपि असाधारण विविधता और भारतीय सुलेख की सूक्ष्मता के साथ तैयार की गई है, जिसमें शंकर भाष्य से लेकर भाषानुवाद तक को शामिल किया गया है। डॉक्टर कर्ण सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ट्रस्टी हैं। और सीधे चलेंगे इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अपने संवाददाता सुधाकर के पास। सुधाकर, किस तरह से इस पूरी खबर को समझना चाहिए? जो श्रीमद् भगवद गीता का टीका है वो अभी तक लगभग ऐसा कहा जाता है कि वो केवल एक भाष्य में रहता है। अब इसमें विविध विद्वानों के मत भी एक साथ शामिल किए जाएंगे। कैसे इसको समझने की जरूरत है? क्या कुछ कार्यक्रम है ये? जी बिल्कुल, देखिए, और एक तरह से निखिल कह सकते हैं ये बहुत बड़ी सौगात होगी उन तमाम लोगों के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके जो तत्व है, उसके अवयव है, जो उसका अर्थ है। और इसके लोग इस बात के अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ही है
जितनी पॉपुलर है श्रीमद् भगवत गीता, हम जानते हैं कि महाभारत के कंटेक्स्ट में ये गीता लिखी गई है और उस वक्त की बात है जब अर्जुन एक तरह से युद्ध से विमुख होकर परेशान होकर युद्ध छोड़ने की फिराक में था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया था कर्म के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, योग के बारे में, कर्तव्य के बारे में, तो उस बात को लेकर ये तमाम चीजें लिखी गई है। तो इसको अलग अलग विद्वानों ने अपने समय में अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है, लेकिन अब इस पुस्तक में एक साथ 21 विद्वानों ने जो इसकी व्याख्या की है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और खास तौर से महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें से जो व्याख्यान है, जो इसका अर्थ बताया गया है, वो हस्तलिखित है, कैलीग्राफी में है, तो उसको एक तरह से संरक्षित चीजों को दुनिया के सामने, देश के सामने लाने की कोशिश है। तो ये एक साथ गीता के रहस्य को कई अलग अलग विद्वानों ने बताया, शंकराचार्य से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने, और उसको अलग तरीके से सब लोगों ने अपने तरीके से समझा है।